नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये है गुजरात राज्य से सूरत के पास वलसाड है। सूरत से कम 6-7 किलोमीटर दूर होगा वलसाड। वलसाड के पास एक नहर गुजरती है। नहर के पास एक कार संदिग्ध हालत में खड़ी है। 28 अगस्त 2024 को ये कार दोपहर के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने देखी। उसके पास जाके देखा तो शीशे में से साफ दिखाई दे रहा था कि इस कार में कुछ संदिग्ध है, जो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वलसाड के नज़दीकी थाना में इस बात की सूचना दी गई। वहाँ से पुलिस आई और फिर छानबीन शुरू हुई तो देखा कि भाई इस पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और कपड़ों से पता ही चल गया था कि ये महिला की डेड बॉडी है। इसके बाद उसके नज़दीक जाके देखा तो गर्दन पर कुछ निशान थे। निशान से स्पष्ट समझ में आ रहा था कि गला रेत कर इस महिला की हत्या की गई है। अब ये महिला कौन है, आसपास मोबाइल या कोई किसी चीज़ का कुछ भी यहाँ सबूत नहीं था। लेकिन महिला कार में बैठी थी और कार नंबर से भी पता लगाया जा सकता था। आसपास पूछा लोगों से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। इसके बाद पुलिस के दिमाग में आया कि ये महिला जो यहाँ इसकी लाश पड़ी हुई है, हो सकता है आसपास इस महिला की गुमशुदगी की किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। तो पहले जाके थाने में जानकारी लेते हैं। इसके बाद फिर आगे जाके सीसीटीवी फुटेज या कार मालिक से नंबर के माध्यम से कार मालिक से संपर्क करके आगे की कार्रवाई करेंगे, लाश की पहचान करेंगे। तब वो अपने थाने में जाते हैं और चेक करते हैं कि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है क्या। तब वहाँ के कांस्टेबल बताते हैं कि जी 27 अगस्त 2024 की शाम को हरेश वलसार ने यहाँ आकर अपनी पत्नी वैशाली वलसार के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तब जाके वो बुलाते हैं, उनको फ़ोन करा जाता है हरीश बलसाल को, और उनको कहा जाता है कि एक महिला की लाश मिली हुई है कार में, आप आके शनाख्त कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। वो व्यक्ति जाके देखता है। देखते ही वो पहचान लेता है कि ये उसकी ही पत्नी है। वो उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा सा हो जाता है। वो कहता है ये मेरी पत्नी है। तब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आप की पत्नी कब से गायब है। तब हरीश बलसार बताते हैं कि 27 अगस्त सुबह 10-11 बजे ये गई हुई थी अपनी ही कार से। मुझे इतना बता के गई थी कि मैं अपनी एक सहेली से यानी मिलने जा रही हूँ, थोड़ा काम है। वो अक्सर कहीं ना कहीं आती जाती रहती थी, तो इसी तरीके से कल भी वो गई थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। तो वो चली गई थी। लेकिन 1-2 घंटे बाद नहीं आई, उनका फ़ोन भी नहीं लगा। शाम हो गई, तब जाके मैंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस प्रकार से इस महिला की तो पहचान हो जाती है कि ये बलसार के ही रहने वाली है। इनके पति हरीश बलसार हैं। अब इनकी मौत का कारण क्या है, ये जानना बाकी था। तो आसपास देखा और पूछा कि उन्होंने बताया कि मेरी जो पत्नी है, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है। तो हरीश ने बताया हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी आपस में कोई झगड़ा हुआ। हरीश ने सब कुछ बताया कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पैसों से हम सब संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमारे बीच प्रेम व्यवहार भी अच्छा खासा है, किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है और कोई रोक टोक भी नहीं है, और हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है, मारने की कोई वजह नहीं बनती है। पुलिस वाले हैं और जब तक पूरे केस साफ नहीं हो जाता तब तक हर एक पर शक करना पुलिस का काम होता है। तो सबसे पहले हस्बैंड पर भी शक गया, फिर उनके जान पहचान वालों को आसपास सब जगह फ़ोन करा। तब जाके पता चला कि किसी से उसकी ना तो कोई दुश्मनी थी और ना ही हस्बैंड वाइफ में कोई अनबन हुई है, ना ही इन दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर किसी भी तरीका मनमुटाव है। तो हरीश तो इस केस से बरी हो गए।
अब सवाल फिर से यही आता है कि आखिर वैशाली को मारा किसने। तब कहते हैं कि भाई अब वैशाली का जो फ़ोन है उसके जो कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं, तो एक टीम फ़ोन कॉल रिकॉर्ड के लिए लगा दी गई और दूसरी टीम आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए लगा दिए गए। तो कॉल डिटेल से पता चला कि जब ये 10-11 बजे घर से निकल रही थी तब एक नंबर से कॉल आया था। मरने के कुछ देर पहले भी इसको एक नंबर से कॉल आया था 2 बार, माना लास्ट कॉल उन्हीं की है। इस नंबर के बारे में जब पुलिस हरीश से पूछती है तो वो बता देते हैं कि ये नंबर मेरी वाइफ की सहेली का है और अक्सर इन दोनों की बातें होती रहती हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो वहाँ एक महिला मौके पर थोड़ी सी दूसरी सीसीटीवी में कैप्चर हो जाती है। उस महिला को संदिग्ध शक की निगाह से देखते हुए उस हरीश से पूछा जाता है, क्या ये तुम इस महिला को जानते हो? वो बताते, हाँ ये बबीता है, मेरी वाइफ की सहेली है। इसी से मेरी वाइफ की अक्सर बातें होती रहती थी। और भी ज़्यादा कॉल डिटेल निकाले जाते हैं तो ये बात सही रहती है कि बबीता और वैशाली अच्छी सहेलियां हैं और इनकी बहुत समय से बातचीत हो रही है और बहुत कई कई घंटे तक इनकी बातचीत होती थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि चलो बबीता से मिल लेते हैं। घटना वाले टाइम पे इनका मरने से पहले भी कुछ समय पहले ही लास्ट कॉल बबीता की ही है, घर से निकलते टाइम भी कॉल बबीता की ही थी और बबीता इनके आसपास सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर हुई है। जब पुलिस एक महिला पुलिस को लेकर 2-3 पुलिस एक कांस्टेबल जाते हैं और बबीता के घर पहुंचते हैं और बबीता को जब वो देखते हैं तो उनके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि इस महिला से क्या बातचीत करें, क्योंकि वो महिला 9 मंथ की प्रेग्नेंट है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बबीता से क्या पूछताछ करें। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा कुछ पूछताछ करेंगे, कुछ हो गया, घबरा गई, ये हुआ तो कुछ इनको हो गया प्रेगनेंसी में बच्चे को, इसको तो बड़ी समस्या हो सकती है। पुलिस वालों ने घुमा फिरा के थोड़ी बहुत जानकारी ली कि वैशाली जो थी तो ये मरने वाली तुम्हारी सहेली, हाँ इससे लास्ट बार तुम्हारी ही बात हुई है। हाँ, क्या बातचीत हुई? ऐसे ही नॉर्मल हाय हेलो जो हमारी अक्सर बातें होती हैं वही हुई हैं। फिर ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई और इसके बाद पुलिस वापस आ जाती है। आसपास पूछताछ होती है लेकिन घटना वाले जगह पे भी बबीता देखी गई है और लास्ट कॉल भी बबीता के हैं, तो पूरे शक बबीता की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन 9 मंथ प्रेग्नेंट बबीता डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। तो पुलिस को भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन पूछना तो है भाई, पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर इसका माजरा क्या है इसके पीछे। फिर पुलिस फिर से जाती है और कहती है कि देखिए आप इतनी प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम आपसे प्यार से उस पूछ कर रहे हैं आप इस केस के बारे में जो कुछ भी जानती हैं आप स्पष्ट से हमें बता दीजिए। तब वो कहती है कि हमें इसके बारे में, हम वो हमारी सहेली थी और अक्सर बातचीत होती थी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानती। तब महिला पुलिस भी वहाँ जाती है और वो कहती है कि देखिए आप बबीता के कार के पास सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई हैं, यानी आप बबीता से मरने से पहले उससे मिली थी, वहाँ गई थी। तो वो कहती हाँ मैं गई थी बबीता से, क्योंकि मैं वहाँ किसी काम से गई थी, बबीता वहाँ कार से गुजर रही थी, हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर बबीता वहाँ आई, रुकी और हाय हेलो हुई और मैं वापस आ गई। ठीक है। फिर पुलिस ने कहा कि तुमने बबीता के साथ किसी को देखा? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने बबीता की कार में 2 लोगों को बैठे देखा था। तब पुलिस वालों ने घुमा फिरा के झूठ बोलते हुए एक तस्वीर निकाली अपनी जेब से और रखी बबीता के सामने और कहा कि देखो उनमें से क्या एक आदमी ये था? तब बबीता कहती हाँ एक आदमी ये था। तब पुलिस का माथा ठनकता है और वो कहते हैं देखिए बबीता जी आप प्रेग्नेंट है 9 मंथ की, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, आप महिला हैं, इसीलिए हम आपसे बहुत प्यार से बातचीत कर रहे हैं।
ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, हमें नहीं पता। थाने से ऐसे ही हम फ़ोटो उठा के लाए थे और ये आपका झूठ पकड़ा गया है। आप बता दीजिए सीधे सीधे से कि आपने वैशाली को क्यों मारा। अब आपका झूठ चलेगा नहीं। आप आराम से बता दीजिए, वरना हमारे पास दूसरे तरीके भी आते हैं। जब पुलिस थोड़ी सी सख्त हुई तो बबीता ने सारा राज बताया। मैं 1 साल पहले वलसाड रहने के लिए आई। यहाँ वैशाली से मेरी दोस्ती अच्छी खासी हुई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पर्सनल समय बातचीत व्यतीत करने लगे। फिर मुझे पैसों की जब जब ज़रूरत होती थी, वैशाली मुझे पैसे दे देती थी। 1 बार दिए, 2 बार दिए, ऐसे करते वैशाली ने मुझे करीब 25 लाख रुपए उधार दे दिए। इस बात को 1 साल बीत गया। वैशाली अपने पैसे वापस मांगने लगी। अब मेरे पास पैसे होते तो मैं वैशाली से पैसे उधार क्यों लेती, लेकिन इतने सारे पैसे मैं लौटाऊँ कैसे। मैं पैसे लौटाना नहीं चाहती थी, लेकिन वैशाली जोर डाल रही थी, बार बार पैसे मांग रही थी। तब वो मुझे लगा कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा कि पैसे भी ना देना पड़े और वैशाली से भी छुटकारा मिल जाए। इसके लिए फिर मैंने अपने फेसबुक सर्कल पर एक भावुक पोस्ट डाली कि मेरी एक दोस्त है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं उससे बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, कोई मेरी मदद करें। तब इसमें से कुछ 5-6 लोग आए थे जो मुझसे सहानुभूति रख रहे थे। इसमें से 2 लोग सुपारी किलर थे। उन्होंने मुझसे बातचीत करी और कहा कि हम सुपारी किलर हैं, आपका काम कर सकते हैं। तब हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। समझा बुझाकर 8 लाख में डील फाइनल हुई, डन हो गई। 8 लाख रुपए उन सुपारी किलर को देने थे और वो बबीता को, वैशाली को मारते। ये हमारे बीच डन हो गया। और फिर मैंने 27 अगस्त 2024 को सुबह बबीता को वैशाली को फ़ोन करा कि तुम यहाँ नहर के पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ 8 लाख रुपए देना चाहती हूँ। तब वैशाली आ जाती है और मेरे साथ ये 2 लड़के भी रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, इतने सारे पैसे लेके अकेले नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैं इन लड़कों को लेके आई हूँ। तो इन लड़कों को गाड़ी में बैठाते हैं और पैसे गिनते हैं आपके सामने ही। वैशाली, 2 लड़के और वो महिला बबीता, चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वैशाली पैसे गिनने लगती है। जैसे ही वैशाली पैसे गिनने लगती है, वो लड़के पीछे से किसी चीज़ से वैशाली की गर्दन दबा देते हैं। पहले उसको केरोसिन बेहोश करने का कुछ लिक्विड सिंगाते हैं। जब वैशाली थोड़ी बेहोश हो जाती है, तब गला रेंत कर उसकी हत्या कर देते हैं। 8 लाख रुपए बबीता इन दोनों मर्डरर्स को दे देती है। पैसे वैशाली के ही थे जो वापस लेने थे, लेकिन वैशाली की सुपारी के लिए वो पैसे इस्तेमाल करे गए। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले आप 100 बार सोचिए, खासकर पैसों के मामले में। तब पति से इस बारे में पूछा गया। हरीश ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वैशाली के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। उसने कभी हमसे इन पैसों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मुझे तो आज पहली बार पता चल रहा है कि वैशाली के पास ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे, और इतने सारे पैसे उसने दे रखे थे और उन्हीं पैसों की वजह से आज उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये पैसों का एक रहस्य बन के रह गया। आगे फिर इनको गिरफ्तार किया गया, बबीता को। तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी हैं इतनी, और एक नई ज़िंदगी को ये जन्म देने वाली हैं, और दूसरा इन्होंने एक ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता है, लेकिन अगर वो पेट में हो और उसकी माँ कोई क्राइम करे, तो कहते हैं उसको ये क्राइम करने के संस्कार पेट से ही मिल गए हैं। जैसे कहते हैं अच्छी बातें सुनिए तो बच्चा अच्छा होगा, आपके अंदर कोई अच्छी एक्टिविटी है, गुण है, तो वो जाएंगी। तो इनने तो भाई खून कर दिया, कत्ल कर दिया। हालांकि ये सारी कहानी सुनाने का किसी को परेशान करने या तकलीफ़ देने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। एक शैक्षणिक है। भरोसा, आप भरोसा बहुत सोच समझ के कीजिए, खासकर पैसों के मामले में। और अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा
वफादार रहिए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।